इस टॉपिक में हम बात करेंगे लिक्विफिकेशन ऑफ गैस की। गैस को पहले हम ये बात करें लिक्विड कैसे बनाओगे आप। तो आप जानते हो गैस में और लिक्विड में मेन डिफरेंस क्या है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस का और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। तो सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं कि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से काम करती है लिक्विड और गैस में। देखो यहां मैं दो चैम्बर दिखा रहा हूं आपको जिसके अंदर लिक्विड और गैस का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। ये पहला चैम्बर है, ये दूसरा चैम्बर है, ठीक है। पहले चैम्बर में ये गैस के मॉलिक्यूल्स है, जरा देखो गैस के मॉलिक्यूल्स है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इतने सारे एरिया में सिर्फ 5 मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं। और अगर इन 5 मॉलिक्यूल्स को मैं कंप्रेस करके, ज्यादा हो गए, चलो यहां भी बढ़ा देते हैं, ऐसा कर दूं तो अब ये लिक्विड बन जाएंगे। अभी तक ये थे गैस, अब ये है लिक्विड। तो मैंने आपसे पूछा क्या किया जो ये ऐसे हो गए, या तो कंप्रेस किया। कंप्रेस का मतलब क्या है, कंप्रेस करने के लिए या तो मैं प्रेशर इंक्रीज कर सकता हूं या मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर सकता हूं। टेम्परेचर डिक्रीज करने से गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम हो जाता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ जाती है और गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो गैस क्या है, एक फेज है। लिक्विड क्या है, ये भी एक फेज है। किसके, ये किसके फेज है, ये किसी मैटर के दो फेज है। अच्छा, इसका मतलब कोई आपसे बोले पानी, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, लिक्विड स्टेट। पता है क्यों? पानी बोलते ही आपके दिमाग में लिक्विड स्टेट इसलिए आती है क्योंकि पानी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड पाया जाता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि पानी सॉलिड नहीं होता, पानी गैस की फॉर्म में नहीं होता, पानी की वेपर्स होती है, पानी गैस की फॉर्म में होता है, पानी लिक्विड की फॉर्म में भी होता है। ठीक है, तो गैस से लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए पानी को या तो हम टेम्परेचर डिक्रीज कर सकते हैं या प्रेशर इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। अब हमने आपसे कहा प्रेशर और टेम्परेचर इन दोनों को एक साथ लेके चले तो क्या कोई ऐसा प्रेशर होगा जिससे कम या जिससे ज्यादा करने पर आपकी गैस लिक्विड बन जाए, और क्या कोई ऐसा टेम्परेचर होगा जिससे कम करने पर आपकी गैस लिक्विड बन जाए? ठीक है, दोनों केस में हम कर क्या रहे हैं, गैस को लिक्विड बना रहे हैं। उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे गैस कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है लिक्विड में, वो उसको हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर, टीसी से दिखा सकते हो आप इसको। क्रिटिकल टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर बिलो विच गैस स्टार्ट्स टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड। मतलब अभी अभी शुरू हुई है, एक बूंद बन जाती है गैस की लिक्विड में। और क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, वैसे ही एक प्रेशर होता है जिससे नीचे जिससे ऊपर, क्रिटिकल प्रेशर बढ़ाने पर होता है, जिससे ऊपर गैस कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। और तीसरी चीज क्या होती है, क्रिटिकल वॉल्यूम। अगर इस वॉल्यूम से कम हुआ तो गैसियस फेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और इस वॉल्यूम से ज्यादा हुआ तो वो गैस में रहेगी। ठीक है, तो ये चीजें, तीन चीजें ध्यान रखनी है आपको, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। इनको समझाने के लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया, जरा ध्यान दो। ये एनसीईआरटी का ग्राफ है। किस गैस का ग्राफ है ये, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर 30 डिग्री से ऊपर हो तो गैसियस फॉर्म में पाई जाती है, उससे कम पे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है, बशर्ते उसको आपने एक पर्टिकुलर प्रेशर पे
कंप्रेस किया हो। ठीक है, ठीक है बेटा। तो अगर मैं आपसे बोलूं इस ग्राफ को देखो, तो इस ग्राफ में आपको क्या क्या कर्व दिखाई देना है, जरा ध्यान देना। जिस चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसको ध्यान दो। 50 डिग्री, 31.1 डिग्री और 30.98 डिग्री। 50 डिग्री सेल्सियस का कर्व देखो सारे बच्चे। 50 डिग्री सेल्सियस के कर्व को मैं मार्कर से हाईलाइट कर रहा हूं, ग्रीन कलर के मार्कर से। ये किनके बीच में? प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर वॉल्यूम के बीच में कौन सा रिलेशन था? बॉयल्स लॉ, इनवर्स रिलेशन। साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप कहोगे भैया बिल्कुल साफ ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये आइडियल गैस बिहेवियर दिखा रहे हैं। कैसा गैस बिहेवियर दिखा रहे हैं? आइडियल गैस बिहेवियर। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं 31.1 पे, तो कर्व थोड़ा नीचे गया, लेकिन अब भी आइडियलिटी बरकरार है उसकी, उसका आइडियल बिहेवियर खराब नहीं हुआ। 30.98 पर उसका आइडियल बिहेवियर थोड़ा सा खराब हुआ, वो कर्व उतना स्मूथ नहीं था, थोड़ा सा कर्वी हो गया, यहां जाकर मुड़ गया। तो जिस पॉइंट पे ये मुड़ा उस पॉइंट को ध्यान में रखो। तो मेरे पास क्रिटिकल टेम्परेचर आ चुका है ये 30.98, जिसको मैंने लास्ट में हाईलाइट किया है। ठीक है, अब इसी टेम्परेचर पर प्रेशर देखते हैं हम 73, और इसी टेम्परेचर पर वॉल्यूम देखते हैं हम, ये क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम VC, क्रिटिकल प्रेशर PC और क्रिटिकल टेम्परेचर TC आपको दिखाई दे रहा होगा। टेम्परेचर आपका 30.98 ही रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर, लेकिन उस वक्त प्रेशर कितना होना चाहिए? 73 एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये बहुत ज्यादा प्रेशर है। ठीक है, इस टाइम पर, इस प्रेशर पर, इस टेम्परेचर पर, इस कंडीशन पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपने देखा यहां तो और बहुत सारे कर्व दिखाई दे रहे हैं। अब उन कर्व को देखते हैं, सारे बच्चे ध्यान देंगे। मैं बाकी सारे कर्व को पर्पल कलर से दिखा रहा हूं। एक ये कर्व देखो आप, ये आया, ये गया और ये गया। ये कैसा है और ये कैसा है? ठीक है, आप ये कहोगे भैया जो पर्पल कलर के कर्व हैं ये काफी देर तक सीधे रहते हैं, तो इन स्टेट्स को नाम क्या दूं मैं? कौन सी स्टेट है भाई, क्या करें इनका? तो हमने क्या किया, साइड में एक और इसके पैरेलल एक डायग्राम बना रखा है, जरा उस पर ध्यान दो। उस पर हमें क्या क्या चीजें दिखाई देती है? इससे ये इससे राइट हैंड साइड पर, ये जो मैंने अभी लाइन बनाई है, हाईलाइटेड लाइन, इससे राइट हैंड साइड पर हमेशा गैस रहेगा, हमेशा गैस रहेगा। और फिर हाईलाइटेड लाइन बनाई, और इससे लेफ्ट हैंड साइड पर हमेशा लिक्विड रहेगा, हमेशा लिक्विड रहेगा। खत्म कहानी। इनके बीच में क्या रहेगा? ये जो डेल्टा बना है, आपको एक येलो कलर का डेल्टा दिख रहा होगा, उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। इस डेल्टा के अंदर दोनों चीजें हैं, गैस भी और लिक्विड भी। इस डेल्टा के अंदर दो फेज दिखाई दे रहे हैं मेरे को, एक ही चीज के, लिक्विड भी और गैस भी। तो आप कह सकते हो भैया ये देखो, ये अब मैं यहां से एक ग्राफ बना रहा हूं, देखो गैस 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 गैस, यहां तक गैस लिक्विड गैस लिक्विड गैस लिक्विड गैस लिक्विड गैस लिक्विड, यहां तक, फिर लिक्विड, कंप्लीटली लिक्विड। ठीक है, तो जब भी ये डेल्टा आएगा तो यहाँ पर दो फेज दिखाई देंगे आपको, गैस और लिक्विड। ये डेल्टा अगर हम पार करते करते लेफ्ट में बिल्कुल पहुंच जाएंगे तो सिर्फ लिक्विड, और राइट में होंगे तो सिर्फ गैस। ये तीन चीजें समझ में आई। अब किसी ने कहा कि भैया मैं तो सिर्फ, मैं गैस और लिक्विड की कंडीशन में नहीं आना चाहता। ठीक है, मेरी बात को समझना, मैं सीधा ही गैस से लिक्विड बनाना चाहता हूं। तो आप कहोगे कि भैया इस ग्राफ को देखे, तो आम भाषा में बोले तो ये डेल्टा टाप जाओ, इस डेल्टा को ओवरकम कर जाओ। अब जरा देखना क्या ये कर्व बन सकता है? मैं यहां से गया, यहां, यहां और यहां सीधा, मैं डेल्टा में कहा आया? डेल्टा में तो आया ही नहीं। अब देखो कैसे ये लिक्विड और गैस में कन्वर्ट होगा। देखो ये गैस है, अभी भी गैस है, ये गैस है, ये गैस की कंडीशन चल रही है, अभी भी गैस चल रहा है, जब तक क्रिटिकल प्रेशर से नीचे नहीं आएगा। अब सीधा लिक्विड बन गया, गैस लिक्विड की कंडीशन कभी नहीं आई, दोनों स्टेज कभी दिखी नहीं, गैस से डायरेक्ट लिक्विड बन गया, गैस से डायरेक्ट लिक्विड बन गया। और ऐसा एनसीईआरटी ने कहा भी है। ठीक है, कहां से लेके कहां तक? अगर मैं एनसीईआरटी के ग्राफ में देखूं तो ए से एफ तक जाओ, एफ से जी तक जाओ, और जी से एच डी होते हुए आप नीचे उतर जाओ। जहां ये क्रॉस कर गए तो आप डायरेक्ट गैस टू लिक्विड कन्वर्ट कर सकते हो। गैस और लिक्विड दोनों फेज कभी दिखाई नहीं देंगे। कहां लिखा है एनसीईआरटी में ऐसा? देखते हैं।
इस पैराग्राफ को देखो, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। It is possible to change a gas into liquid or liquid into a gas by a process in which always a single phase is present. अब वो कहता है फिगर 5.11 जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, वी कैन मूव फ्रॉम ए टू एफ। कहाँ है ए टू एफ? देखो, ए टू एफ, ये सेक्शन की बात कर रहा है। वर्टिकली बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, देन we also reach at the point G by compressing the gas, मतलब by increasing the pressure at constant temperature isothermally। ठीक है, जब मैं A से F पे पहुंचा तो मैंने प्रेशर कांस्टेंट रखा लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज किया। ठीक है, फिर मैं F से आइसोथर्मली चलता चला गया, प्रेशर को बढ़ाता चला गया, कंप्रेस करता चला गया। आइसोथर्मली मतलब मैंने टेम्परेचर को हाथ नहीं लगाया, टेम्परेचर को चेंज नहीं किया। The pressure will increase. Now we can move vertically down towards D by lowering the temperature. अब मैंने टेम्परेचर को लोअर करना चालू किया। As soon as we cross the point H, critical isothermal, we get liquid। भाई देखना H कहाँ है? ये रहा, ये है H। जैसे ही हम इससे नीचे आएंगे तो हमें क्या मिलेगा? लिक्विड। We get liquid. We end up with a liquid, but in this series change, a series of change, we do not pass through the two phase region which is a delta part। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस में हम उस डेल्टा पार्ट को कभी पास करते ही नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है, ये ग्राफ समझने के बाद हमने गैस को लिक्विड बना लिया, तीन बातें समझ ली, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम। अब आगे बढ़ते हैं हम। बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की। देखो, एक टॉपिक है वेपर फेज, या आप कह सकते हो गैसियस फेज ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, मैंने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में रखे लिक्विड को एक टेम्परेचर पर गर्म किया। ये लिक्विड है, इसको अगर मैं किसी टेम्परेचर पे गर्म करूंगा तो इसकी वेपर्स बनने लगेगी। आपने कहा भैया बंद तो है नहीं कंटेनर, वेपर्स तो बाहर चली जाएंगे। तो कंटेनर पे एक लिड लगाने की जरूरत है, उसे बंद करने की जरूरत है, एक ढक्कन लगाने की जरूरत है। ये ढक्कन लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर वेपर्स इकट्ठी होने लग गई, ये वेपर्स हैं। किसी लिक्विड की वेपर है, मेरी बात सुनना, हम किसी लिक्विड की वेपर्स यहां पर बना रहे हैं, किससे? नीचे से हीट देकर। हीट देने से होता क्या है, जो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके लिक्विड के, वो काइनेटिक एनर्जी लेकर भाप बनाने लगते हैं, वेपर्स बनाने लगते हैं। एक पॉइंट ऐसा आया जब वेपर्स ने इतना प्रेशर लगाना चालू कर दिया जितना एटमॉस्फेयर का प्रेशर था। मैं इसी फिगर को दोबारा कॉपी मार रहा हूं, जरा ध्यान देना। अभी तक तो मैंने सिर्फ ये बताया कि वेपर्स होती क्या है, किसी लिक्विड की गैसियस फॉर्म कब बनती है, या तो हम बाहर से हीट दें, और जरूरी नहीं है जो वेपराइजेशन है वो बाहर से हीट देने से ही बने, अपने आप भी वेपर्स बन सकती है। आगे, अब आपने कहा कि भैया यहाँ जो वेपर्स बनी थी ना, उनसे एक प्रेशर लग रहा है। सारे बच्चे ध्यान देंगे, मैं एक अलग कलर से प्रेशर बनाकर दिखा रहा हूं, ऑरेंज कलर से। ऊपर से भी प्रेशर लग रहा है, ये कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा लगता है। तो यहां पर दो प्रेशर दिखाई दे रहे हैं, एक प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक प्रेशर है प्रेशर ड्यू टू वेपर।
अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेशर ड्यू टू वेपर इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे तो जो प्रेशर लिक्विड की सरफेस पे लग रहा होगा वो वेपर प्रेशर होगा। बात को समझना, ऊपर लगने वाला प्रेशर वेपर प्रेशर नहीं है, नीचे लगने वाला लिक्विड की सरफेस पर वो है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर is that pressure which is applied by vapors of liquid on the surface of liquid. कंडीशन क्या है? When pressure due to vapor and atmospheric pressure both are in equilibrium with each other. The temperature at that point is boiling point. अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम पे हो तो उस वक्त जो बाहर से लग रहा है टेम्परेचर उस लिक्विड पर वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। अब मेरी बात सुनो, मैंने आपसे कहा यहां पर जो लिक्विड है वो हमारा जाना पहचाना लिक्विड पानी है। क्यों लिया है मैंने? क्योंकि इसके बारे में आप बहुत कुछ जानते हो। यहां से वेपर्स उठ रही हैं, ये वाटर वेपर है। वाटर वेपर ये तो आपने देखी भी होंगी, भाप जिसे बोलते हो आप। वाटर वेपर्स नीचे एक प्रेशर लगा रही है, वो प्रेशर वैसा ही है जैसा किसी चीज का वजन होता है। तो आप ये भी कह सकते हो मॉलिक्यूलर वेट का वेपर प्रेशर के साथ रिलेशन है। ठीक है, इस वक्त आपने नीचे से इसके बर्नर लगा रखा है और मैं इस पानी को उबाल रहा हूं, बॉईल कर रहा हूं। ये प्रोसेस बॉइलिंग है, तभी तो बॉइलिंग पॉइंट आएगा। बॉइलिंग के वक्त जो टेम्परेचर हो चुका है इसका इस वक्त वो कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस को आपने बॉइलिंग पॉइंट क्यों कहा? क्योंकि इस वक्त वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्विलिब्रियम पर है। Boiling point, that temperature at which vapor pressure of a liquid is in with equilibrium with vapor pressure, atmospheric pressure. ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर में अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो आपका बॉइलिंग पॉइंट ही, तो आपका जो टेम्परेचर होगा वो बन जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? अब कुछ बच्चे कहते हैं भैया बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब लिक्विड स्टेट गैस में कन्वर्ट होने लग जाए। बिल्कुल नहीं, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब लिक्विड स्टेट गैस के साथ इक्विलिब्रियम पर हो। मतलब यहां दो काम हो रहे हैं, कंडेंसेशन और वेपराइजेशन। अब आप कहोगे भैया वेपराइजेशन कहां हो रहा है? गैस बन रही है चीज तो वेपराइजेशन हो रहा है, कंडेंस हो रही है चीज तो लिक्विड बन रहा है। और कंडेंसेशन और वेपराइजेशन दोनों इक्वल अमाउंट में हो रहे हैं। कंडेंसेशन और वेपराइजेशन दोनों इक्वल अमाउंट में हो रहे हैं और साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। तो उस इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। क्या बॉइलिंग पॉइंट आप एलिवेट कर सकते हो? अगर वो अकेला सॉल्वेंट है तो आप बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ा सकते, उसको एलिवेट करने के लिए उसकी कंडीशन बदलनी पड़ेगी। या तो उस पर प्रेशर लगाओ या उस सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट मिलाओ। उसको हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 सोल्यूशन में 12th क्लास।
ट्वेल्थ क्लास में उसको हम एक्सप्लोर करेंगे कि किसी बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट कैसे किया जा सकता है, बढ़ाया कैसे जा सकता है। या आपके घर में एक साइंटिस्ट है जिसे तुम मम्मी कहते हो, उनको पता है वो क्या करती है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए पानी में मसाले डाल देती है, नमक डाल देती है। उससे क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और जो भी आपके ऐसी चीजें हैं जिनको गलने में ज्यादा टाइम लगता है, जैसे काले चने, अगर काले चने को आप रात को भिगो के रखोगे, पानी में बॉईल करके रखोगे, या गर्म पानी में रखोगे, या नमक के पानी में रखोगे, तो वो 4 या 3 सीटी में बन सकता है। नहीं तो वो 8 सीटी तक खा जाएगा। सीटी मतलब समझ रहे हो, ठीक है, कुकर जो लगाए सीटी। अच्छा, तो सीटी बोलो, बच्चे पता नहीं कहाँ सोचने लगते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया। मेल्टिंग पॉइंट क्या, मेल्टिंग पॉइंट भी वो टेम्परेचर होगा जब सॉलिड और लिक्विड स्टेट दोनों की दोनों इक्विलिब्रियम पर हो। तो एक आने वाला, तो ये फिजिक्स में भी है टॉपिक, मैं एक छोटा सा ग्राफ यहाँ बना के दिखा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। देखो क्या ग्राफ है, एक चीज है आपकी टेम्परेचर, एक चीज है हीट। ग्राफ देखो, पहले बात आती है सॉलिड की, फिर लिक्विड की, फिर गैस की। जब सॉलिड स्टेट थी तब तक उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं आया, इस पॉइंट पर उसका मेल्टिंग पॉइंट आ गया। भाई कौन सा पॉइंट है ये वो पॉइंट है जब सॉलिड और लिक्विड दोनों चीजें दिखाई देने लग गई। ठीक है, सॉलिड इक्विलिब्रियम में है लिक्विड के साथ, तो ये मेल्टिंग पॉइंट है। अब यहां पर लिक्विड स्टेट थी, फिर वो कन्वर्ट हो गई गैस में, तो ये हो गया आपका मेल्टिंग पॉइंट। जब तक ये टेम्परेचर बढ़ रहा था, जब तक टेम्परेचर बढ़ रहा था और स्टेट चेंज हो रही थी, तब तक था स्पेसिफिक हीट। और अब आप ये नहीं कह सकते आपको नहीं पता, क्योंकि मैं लेसन नंबर 6 में चीज बता चुका हूँ, स्पेसिफिक हीट। ये वर्ड मैंने कभी नहीं बोला आपको। अच्छा एक बात बताओ, मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊं, फिर सॉरी हीट बढ़ाता जाऊं और आपको चेंज इन टेम्परेचर ना दिखाई दे, तो आप कहोगे शायद भैया हीट दिख नहीं रही है, यानी कि छुपी हुई है। तो छुपे हुए को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट। वर्ड याद रहेगा, देखना हमेशा, लेटेंट हीट। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ फेस चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, फिर दोबारा टेम्परेचर चेंज के साथ दिख रहा है, तो स्पेसिफिक हीट। और दूसरा, फिर यहाँ पे स्टेट चेंज हुई, लिक्विड और टेम्परेचर चेंज हुआ, तो लेटेंट हीट। जहां जहां लेटेंट हीट आई है वहां पर टेम्परेचर में नो चेंज, फेज में चेंज आया। ठीक है, ऐसा फिर दोबारा कब हुआ, यहां पर जब मैंने बात की इक्विलिब्रियम लिक्विड और गैस की, तो फिर से टेम्परेचर में नो चेंज, फेज में चेंज आया। और यहां पर टेम्परेचर में चेंज था, लेकिन फेज में नो चेंज। कब, हमेशा, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। ठीक है, खत्म कहानी। अब इसके बाद बारी आती है लिक्विड की सरफेस की। ये एक
कंटेनर है जिसमें मुझे लिक्विड के पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। अब आपको देखना है लिक्विड के पार्टिकल्स कहाँ हैं। कुछ सरफेस पे, कुछ अंदर। जो सरफेस पे हैं उनमें एक दिक्कत है, वो जो अपना स्फीयर बनाते हैं ना, ये स्फीयर वो कंटिन्यूअस नहीं होता। क्यों? क्योंकि नीचे और ऊपर एक जैसा मटेरियल नहीं है। नीचे क्या है? लिक्विड। तो लिक्विड लिक्विड की इंटरेक्शन कैसी होती है? सेम। लिक्विड लिक्विड की इंटरेक्शन होती है सिमिलर। अब अगर मैं इधर बनाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। यहां सारे के सारी इसके आसपास लिक्विड ही होंगे, तो इसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनेगा, क्या बनेगा? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वो सेम होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा एक इसको देखो और एक इसके साथ वाले मॉलिक्यूल को देखो, तो तुम कहोगे भैया दोनों का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एक जैसा है, इसलिए बीच में कोई सरफेस नहीं है। लेकिन यहां सरफेस क्यों है? देखो ऊपर, ऊपर इसके वो किसके साथ है इंटरेक्शन? ऊपर इसकी इंटरेक्शन है गैस के साथ। क्या लिक्विड और गैस की इंटरेक्शन एक जैसी होगी? नहीं। कितने मीडियम है? दो। तो कैसी फोर्स है? अलग अलग के बीच में एडहेसिव फोर्स। सिमिलर के बीच में कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स का मतलब है दो अलग, यानी कि गैस और लिक्विड के बीच में। कोहेसिव फोर्स का मतलब है दोनों एक जैसे हैं। तो आप कहोगे भैया अगर ऐसा हो सकता है, देखो जो मैं बना के दिखा रहा हूं, ये मुमकिन है। ये मान लो अगर टेस्ट ट्यूब है और उसके अंदर आपने लिक्विड भर रखा है, तो क्या ये मुमकिन है कि एक के लिक्विड की सरफेस दिखेगी आपको ऐसे, और एक की दिखेगी बिल्कुल सीधी, और एक की दिखेगी आपको उभरी हुई? ठीक है, ये जो दब गई है इसके अंदर एडहेसिव फोर्स ज्यादा है कोहेसिव फोर्स से। ये जो उभरी हुई है इसमें कोहेसिव फोर्स ज्यादा है एडहेसिव फोर्स से, और जिसमें फ्लैट है उसमें एडहेसिव फोर्स बराबर है कोहेसिव फोर्स। ठीक है, अगर एडहेसिव फोर्स ज्यादा है तो ये ग्लास की तरफ उठना चाहता है। ये हिस्सा जिसको मैं डार्क कर रहा हूं ना, ये बता रहा है कि इसकी एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, ये चिपक रहा है ग्लास से। और अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा होती तो ग्लास से नहीं चिपकता, खुद से चिपकता। ये देखो, ये ग्लास से दूर भाग रहा है, इसका ये हिस्सा देखो, ये इतना हिस्सा ग्लास से टच नहीं किया, ये ग्लास से दूर भाग रहा है। अगर ग्लास से दूर भाग रहा है तो खुद के पास आ रहा है। कोहेसिव फोर्स ज्यादा, एडहेसिव फोर्स कम। और फ्लैट है तो कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स बिल्कुल बराबर है। तो ये तीन केस थे सरफेस की टेंशन के हिसाब से। उनकी सरफेस में क्या फर्क आया है? सरफेस टेंशन एक नया टॉपिक आ गया कि इनकी सरफेस पे खिंचाव कैसे आता है। वो खिंचाव आता है जब दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अगर लिक्विड लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करेंगे तो वो स्ट्रेच कर देंगे मेम्ब्रेन को, पहली परत को खींच देंगे। उस खिंचाव को कहते हैं हम सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो बेटा सरफेस टेंशन जो है वो है क्या? ये देखो, सरफेस टेंशन सिग्मा से दिखा सकते हो आप इसको। सरफेस टेंशन है फोर्स पर यूनिट लेंथ। कैसे लगती है? देखो, मान लो ये एक लिक्विड की सरफेस आपको ऊपर से दिखाई दे रही है, ये इस तरीके से टेंशन लगेगी इसमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
ये इस तरीके से परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी, ठीक है। तो ये जो खिंचाव लग रहा है इस पर्टिकुलर लेंथ पे, ये एल लेंथ पे, ये आगे जाके बन जाएगा सरफेस टेंशन। तो जो आपकी लिक्विड की मेम्ब्रेन होती है या परत होती है, जो आप कहना चाहो उसको, वो ऐसी होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है, अगर उस पर सरफेस टेंशन ना हो। लेकिन वो कैसी हो जाती है? सरफेस टेंशन की वजह से स्ट्रेच्ड। जरूरी नहीं है वो सीधी हो, वो खिंचाव की वजह से, फिर वो वाली बात आ जाएगी कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स की, वो ऐसी भी हो सकती है दबी हुई, या ऐसी भी हो सकती है उभरी हुई, ठीक है। तो ये तो बात हुई सरफेस टेंशन की, और सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब इसके बाद बारी आती है विस्कोसिटी की या गाढ़ेपन की। टॉपिक देखो क्या लिखा है, विस्कोसिटी मतलब क्या है इसका? इंटरनल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन का मतलब फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड। टू लेयर्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड की दो परतों के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो विस्कोसिटी कहलाएगी। अच्छा, वो कब ज्यादा होगा? जब लिक्विड की सरफेस नजदीक होंगी तो उनके बीच में इंटरनल फ्रिक्शन ज्यादा होगा, दूर होंगी तो इंटरनल फ्रिक्शन कम होगा। गलत बना दी। अब ये दो लिक्विड की सरफेसेस हैं, एक, दो और एक और ये लो, तीन। तीनों के बीच में डिस्टेंस कैसे दिखाऊं मैं? ये जो तीन है ऐसा लग रहा है 3D में, कागज जैसी, है ना, दिख पेपर रहा जैसी। है। तो ये लेयर्स जो है ना, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ये है, ये। इसको आप कह सकते हो डी जेड। अच्छा, आप कहोगे भैया आप जेड एक्सिस में ले रहे हो, हाँ। तो यहाँ पर ये जो इस लिक्विड की लेयर का एरिया वो किस में? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। तो जो सरफेस है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में है। ये किस वेलोसिटी से चल रही है? वेलोसिटी वी से, ठीक है। तो यहां पे जो चीज होगी वो होगी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। किसी भी चीज को लेंथ से डिवाइड करो उसका ग्रेडियंट बन जाता है। तो जो फोर्स है वो डिपेंड कर रही है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ पे। फोर्स डिपेंड कर रही है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ पे। दूसरा, एरिया कितना, इस पे भी डिपेंड करती है फोर्स। तो आप कह सकते हो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया मल्टीप्लाई में डीवी बाय डीजेड। एक बात। दूसरी बात, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो कोई कांस्टेंट तो आएगा, वो आएगा ईटा, और यही है आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये आपका फॉर्मूला बन गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, ईटा इक्वल्स टू एफ अपॉन में एरिया डीवी बाय डीजेड। आगे जाके पढ़ोगे आप, एक और फॉर्मूला होता है इसका, फिजिक्स में देखेंगे, फोर्स इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी, टर्मिनल वेलोसिटी। इसको अभी हम फ्लूइड चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ एक चीज दिखाई नहीं दे रही कि विस्कोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से भी। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोई चीज जल्दी फ्लो करेगी। क्यों? उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके बीच में गैप आ जाएगा, उन्हें काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। टेम्परेचर बढ़ाने से उनके मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। टेम्परेचर बढ़ाने से उनके मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और वो फ्लोएबल बन जाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी कम होती है और लिक्विड की स्पीड ज्यादा होती है, या इंटरनल फ्रिक्शन उनके बीच में कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपका टॉपिक रह गया था लेसन नंबर 5 का,
वो समाप्त हो जाता है।